डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास 12 का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में हम लोगों को लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इसमें हैं जो हमारे बेसिक चैप्टर में भी काम आते हैं। मोल कॉन्सेप्ट वाला जो बेसिक चैप्टर है उसमें भी काम आते हैं, और बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इसको दो भाग में हम लोग पढ़ेंगे। एक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उन सॉल्यूशंस की जो कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि वाष्प दाब में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीजें को, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, ये सब टॉपिक को इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन के बारे में देख लेते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू, केमिकली टू और मोर भी लिख सकते हैं, ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण होता है क्या, सॉल्यूशन या विलयन। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण होता है, या हम लोग बोल सकते हैं सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। अब इस सॉल्यूशन में देखो, सबको जानते हो विलयन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, साल्ट प्लस वाटर, नमक को पानी में घोल दिए तो वो क्या बन गया, विलयन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में मोस्टली क्या होते हैं, टू कंपोनेंट्स होते हैं। सॉल्यूशन दो कंपोनेंट्स से मिलकर के बना होता है, या ये कह सकते हो कि सॉल्यूशन इनसे मिलकर के बना होता है, उनको कंपोनेंट्स कहते हैं। और मोस्टली क्या है, सॉल्यूशन जो है वो है बाइनरी कंपोनेंट है, मतलब कि दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। बाइनरी कंपोनेंट, दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, दो कंपोनेंट्स होंगे। बाइनरी कंपोनेंट मतलब इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, और इसके टू कंपोनेंट सिस्टम भी बोल सकते हो या बाइनरी कंपोनेंट सिस्टम भी बोल सकते हो। अब कौन कौन से वो दो कंपोनेंट होंगे, तो एक होगा बाइनरी कंपोनेंट, कौन कौन से दो होंगे, तो एक होगा सॉल्यूट यानी कि विलेय, और एक होगा सॉल्वेंट यानी कि विलायक। दो भाग से मिलकर के बना होता है। सॉल्यूशन में हमेशा दो भाग होते हैं, एक विलेय का और एक विलायक का, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। सॉल्यूट मतलब किसको कहेंगे, विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, मतलब कम मात्रा में जो प्रेजेंट होगा वो कहलाएगा सॉल्यूट, और जो अधिक मात्रा प्रेजेंट होगा वो कहलाएगा सॉल्वेंट। तो हम लोग लिख रहे हैं विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी एंड इट इज डिजोल्व, जो घुलता है वो विलेय और जो घोलता है वो विलायक। तो इट इज डिजोल्व टू फॉर्म सॉल्यूशन, जो विलयन बनाने में घुलता है उसको हम लोग विलेय कहेंगे, और जो विलयन बनाने में खुद को घोलता है वो विलायक कहलाएगा। तो सॉल्वेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट कहलाएगा, विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी। एंड विच डिजोल्व, जो क्या करेगा, विलेय को घोलेगा, तो विच डिजोल्व सॉल्यूट, या इन विच सॉल्यूट डिजोल्व लिख सकते हैं, इन विच सॉल्यूट डिजोल्व, जिसमें विलेय घुलेगा, इन विच सॉल्यूट डिजोल्व। तो क्या पढ़ा आपने कि विलयन जो है वो सममांगी मिश्रण है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, और सॉल्यूशन दो भागों से मिलकर के बना होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, इसलिए सॉल्यूशन को बाइनरी कंपोनेंट सिस्टम, टू कंपोनेंट सिस्टम या बाइनरी सिस्टम भी कह सकते हैं। सॉल्यूट उसको कहेंगे जो कम मात्रा में प्रेजेंट है, या फिर जो घुल करके जो घुलता है वो विलेय कहलाएगा, और जो घोलता है वो विलायक कहलाएगा। एक और चीज इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो कम मात्रा में प्रेजेंट है वो विलेय, और जो अधिक मात्रा में प्रेजेंट है वो विलायक। लेकिन ये हमेशा सही नहीं है ना, कि कम मात्रा में प्रेजेंट है तो विलेय और अधिक मात्रा में प्रेजेंट है तो विलायक। एक बार मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के लिए साल्ट प्लस वाटर का ही एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, साल्ट प्लस वाटर। तो सबको पता है कि नमक पानी में घुलता है,
आप नमक लोगे, ये पानी है, वाटर है, और इसमें नमक क्या होगा, घुल जाएगा। तो जो घुल रहा है वो सॉल्यूट, और जो घोल रहा है वो सॉल्वेंट। यानी कि यहाँ पे पानी क्या होगा, सॉल्वेंट, और नमक के कण क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हाँ साल्ट कम मात्रा में प्रेजेंट है, लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है इसलिए वो सॉल्यूट, और ये हायर अमाउंट में प्रेजेंट है इसलिए ये सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसे ही सेम एग्जांपल अगर हम लोग लें, ग्लूकोज प्लस वाटर, चीनी को पानी में घोल दो तो भी वैसे ही चीनी के कण घुलेंगे इसलिए वो सॉल्यूट, और पानी घुलेगा इसलिए वो सॉल्वेंट, और चीनी कम मात्रा में होगी और पानी अधिक मात्रा में होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मैं चीनी को या नमक को अधिक, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने लिया है 5 ml, 5 ग्राम चीनी और 500 ml वाटर लिया है, तो ठीक है भाई, ये तो बहुत कम मात्रा में मैंने लिया है और ये मैंने ज्यादा मात्रा में लिया है, इसलिए ये कम मात्रा में है तो सॉल्यूट, और ये ज्यादा मात्रा में है तो सॉल्वेंट। ठीक, और ये घुल रहा है और ये घोल रहा है, ये भी क्लियर है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट। लेकिन अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, चीनी ले लेती हूँ 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम चीनी, और पानी ले लेती हूँ 100 ml। तो देखो अब पानी की मात्रा बहुत कम हो गई है ना, हो गई ना बहुत कम। अब पानी की मात्रा बहुत कम हो गई, पानी 100 ml है केवल, और चीनी तो बहुत ज्यादा है, 5 किलोग्राम ग्लूकोज ले लिया हमने। तो अगर 5 किलोग्राम हम लोग यहाँ पे शुगर या ग्लूकोज ले रहे हैं और पानी बहुत कम है, तो अगर हम लोग ये देखें कि जो लेसर अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट और जो हायर अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट, तो इस हिसाब से तो वाटर को हो जाना होगा सॉल्यूट और ग्लूकोज हो जाएगा सॉल्वेंट। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है क्या, ऐसा हो सकता है क्या कि ग्लूकोज सॉल्वेंट हो जाए और वाटर सॉल्यूट हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता ना कि ग्लूकोज क्या हो जाए, सॉल्यूट, और वाटर क्या रहे, ग्लूकोज सॉल्वेंट हो जाए और वाटर सॉल्यूट रहे। आपको क्लियर है कि ये अभी भी ये सॉल्यूट होगा, मतलब ये विलेय होगा और ये विलायक होगा, यही घुलेगा इसमें पानी में, ना कि अब पानी घुलेगा ग्लूकोज में। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा ना। तो अब भले इसकी मात्रा ज्यादा है और इसकी मात्रा कम है, लेकिन फिर भी ये सॉल्यूट ही होगा और वाटर सॉल्वेंट ही होगा। तो जो अभी हमने डेफिनेशन देखा कि जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूट और जो अधिक अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट, वो हमेशा सही नहीं है ना, कुछ कंडीशन में सही है, हमेशा सही नहीं है। तो कुछ कंडीशन में, कौन से कंडीशन में वो सही है और कौन से कंडीशन में सही नहीं है, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही रहेगा। तो देखो हम लोग फिर से देख लेते हैं, सॉल्यूट और एक तरफ सॉल्वेंट। तो एक कंडीशन तो हमने ये बताया था कि जो कम मात्रा में प्रेजेंट रहेगा तो सॉल्यूट, और जब अधिक मात्रा में प्रेजेंट रहेगा तो सॉल्वेंट। तो ये कंडीशन हमेशा नहीं रहती है। ये कंडीशन कब रहती है, जब व्हेन बोथ solute and solvent have same physical state, same physical state। हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं कि जब विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था एक समान हो, जब विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था एक समान हो तब क्या होगा, तो solute is that component, solute is that component which is present in less amount। तब सॉल्यूट हम लोग किसको कहेंगे, जो कम मात्रा में प्रेजेंट होगा। इसको मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊंगी अभी। और तब हम लोग सॉल्वेंट किसको कहेंगे, तो सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट, solvent is that component which is present in higher amount। यही हमने अभी थोड़ा देर पहले भी लिखा था ना, लेकिन अब हम लोग फिक्स कर दिए कि ये वाली डेफिनेशन कब हम लोगों को फॉलो करना है। तो क्या फिक्स हो गया कि सॉल्यूट कब होगा और सॉल्वेंट कब होगा। तो सॉल्यूट कब होगा, सॉल्यूट वो होगा जो कम अमाउंट में है और सॉल्वेंट होगा जो हायर अमाउंट में। लेकिन कब, तब जब विलेय और विलायक दोनों एक ही भौतिक अवस्था में हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग ये देखेंगे कि जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिया वाटर और इसमें मिक्स कर दिया एल्कोहल। सबको पता है कि वाटर भी लिक्विड स्टेट में है,
मतलब द्रव अवस्था में, और अल्कोहल भी द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। दोनों लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि दोनों का फिजिकल स्टेट क्या है, सेम, एक ही भौतिक अवस्था में है। तो जब हमने क्या लिखा है, व्हेन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हैव सेम फिजिकल स्टेट, तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का फिजिकल स्टेट सेम हो, मतलब दोनों कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सेम है यहाँ पे, तब हम लोग क्या देखेंगे, क्या लिखा था अभी हमने थोड़ी देर पहले जो लिखा था कि जो लेस अमाउंट में है वो वाटर, तो अगर यहाँ पे वाटर 100 ml है और अल्कोहल 10 ml है, तो कौन कम है, अल्कोहल, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और वाटर चूंकि ज्यादा मात्रा में है इसलिए ये हो जाएगा सॉल्वेंट। क्लियर है? तो जब दोनों का फिजिकल स्टेट सेम हो, ठीक। अब मैं यहाँ पे अल्कोहल की जगह पे कुछ और कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देती हूँ शुगर। शुगर किस स्टेट में रहता है, सॉलिड, ठीक। अब यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है क्या, नहीं, क्योंकि जो वाटर है उसका फिजिकल स्टेट, दोनों कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सेम नहीं है ना, वाटर लिक्विड है, द्रव अवस्था में है, जबकि शुगर ठोस अवस्था में है, तो दोनों सेम नहीं है, दोनों का फिजिकल स्टेट क्या है, डिफरेंट है। तो अब हम लोग सेकंड कंडीशन क्या लेंगे, ये फर्स्ट कंडीशन था, अब हम लोग सेकंड कंडीशन लेंगे कि व्हेन बोथ कंपोनेंट लिख सकते हो यहाँ पे, या व्हेन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेट, यहाँ पे डिफरेंट फिजिकल स्टेट लिख दो, डिफरेंट फिजिकल स्टेट, दोनों विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था अलग अलग हो। तो जब विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग होगी तब क्या होगा, ये देखते हैं। तो जब विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था कम होगी तब हम लोग को ये नहीं देखना है कि कौन ज्यादा अमाउंट में है और कौन कम अमाउंट में है, तब क्या देखेंगे, देन when both solute and solvent have different physical state, then the तब क्या होगा कि वह कंपोनेंट सॉल्यूट होगा या वो कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा जिस कंपोनेंट में बाद में, मैं एग्जांपल से पहले आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पे वाटर हमने लिया और इसमें हम लोग वाटर के साथ घोल रहे हैं नमक, साल्ट प्लस वाटर। तो जब नमक को पानी में घोलते हो तो जो विलयन बनेगा, नमक को घोल दिए पानी में, तो जो विलयन बनेगा वो किस अवस्था में बनेगा, द्रव अवस्था में बनेगा कि ठोस अवस्था में बनेगा। नमक यहाँ पे सॉलिड स्टेट में था और वाटर यहाँ पे लिक्विड स्टेट में था, ठीक, यही था ना, नमक सॉलिड ठोस अवस्था में था और पानी द्रव अवस्था में था। जब नमक को पानी में घोले तो जो नया विलयन बना वो किस अवस्था में बना, लिक्विड अवस्था में। तो अब ये देखना कि दोनों कंपोनेंट में से, जो दो कंपोनेंट लेकर के हम लोग विलयन बना रहे हैं, उन दोनों कंपोनेंट में से जिसकी अवस्था नए विलयन की अवस्था से मैच करती हो, मतलब विलयन जिस अवस्था में बन रहा है वो उसकी अवस्था किस कंपोनेंट से मैच कर रही है, तो जिस भी कंपोनेंट से मैच करेगी वो कंपोनेंट सॉल्वेंट कहलाएगा। मतलब सॉल्वेंट वह कंपोनेंट होगा जिसकी भौतिक अवस्था नए बने हुए विलयन की भौतिक अवस्था के समान होगी। जैसे यहाँ पे ये लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, तो यही सॉल्वेंट होगा। ये लिक्विड है और ये ठोस है, तो इन दोनों की भौतिक अवस्था अलग हो गई, तो ये सॉल्वेंट नहीं होगा, ठीक है, ये सॉल्यूट हो जाएगा। मतलब दूसरे एग्जाम्पल के साथ भी हम लोग देख लेते हैं, इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं सोडा वाटर का। आप लोग सब सोडा वाटर जानते हैं ना। सोडा वाटर में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में, और वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में। जब दोनों को घोलते हैं तो सोडा वाटर बनता है, और सोडा वाटर किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में। तो ये सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन किस फॉर्म में बन रहा है, लिक्विड के फॉर्म में। विलयन लिक्विड के फॉर्म में बन रहा है, द्रव अवस्था में बन रहा है। तो जो विलयन की अवस्था है वही अवस्था वाला कंपोनेंट क्या होगा, सॉल्वेंट। तो ये द्रव अवस्था में है और यहाँ वाटर द्रव अवस्था में है, तो ये सॉल्वेंट होगा और ये क्या होगा, सॉल्यूट। क्लियर है? तो when both solute and solvent have different physical state, then the solvent is that component which have the same physical state as that of solution. क्या लिखेंगे, लिख के एक बार मैं बता दे रही हूं आप लोगों को। When both solute and solvent have different physical state, then the component which have same physical state as that of newly formed solution
is called component, solvent, and other one is solute. तो क्या कहा मैंने कि when both solute and solvent have different physical state, then the component which have same physical state as that of newly formed solution is called solvent. मतलब वो component जिसका physical state same नया जो विलयन बना है उसके जैसा होगा वो solvent होगा, और जो दूसरा जो भी लोगे वो क्या कहलाएगा, solute कहलाएगा. ठीक. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कई टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं. एक तो क्या हो सकता है, या तो सॉलिड को लिक्विड में घोल दो, जैसे कि NaCl को वाटर में घोल देते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि लिक्विड को लिक्विड में घोल दो, जैसे अल्कोहल को वाटर में, या गैस को लिक्विड में घोल दो, जैसे सोडा वाटर का मैंने एग्जांपल दिया था. तो ऐसे करके ना फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉलिड को लिक्विड में घोलोगे, जो विलयन बनेगा वो लिक्विड बनेगा. ठीक. इसमें भी जो विलयन बनेगा उसकी अवस्था लिक्विड होगी, इसमें भी जो विलयन बनेगा उसकी अवस्था लिक्विड होगी. ठीक. तो ऐसे फिजिकल स्टेट के बेसिस पे जो नया सॉल्यूशन बन रहा है उसकी भौतिक अवस्था क्या है, द्रव है कि ठोस है कि गैस है, इसके बेसिस पे 9 प्रकार के सॉल्यूशन है, या 3 प्रकार के सॉल्यूशन है. फिर 3 में फिर से आगे और बढ़ाते हैं तो 9 प्रकार के हो जाते हैं. तो मैं पहले उनको लिख रही हूँ. ठीक है. तो हम लोग क्या लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन. मतलब जो नया विलयन बन रहा है उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के विलयन होंगे, तो 3 प्रकार के होंगे, 3 टाइप्स. पहला सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब कि जो विलयन बनेगा वो ठोस अवस्था में बनेगा. ठीक. दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा गैस सॉल्यूशन. हम लोग बारी बारी से तीनों को देखते जाएंगे ना. सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन. तो पहले हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन को देखते हैं, मतलब कि जो विलयन है वो ठोस अवस्था में बन रहा है. तो सॉलिड सॉल्यूशन फिर से 3 प्रकार के हो सकते हैं. देखो क्या कैसे बनेगा सॉलिड सॉल्यूशन, या तो किसी सॉलिड को ही सॉलिड में डिसॉल्व करो और जो विलयन बनेगा वो भी सॉलिड बनेगा. ठीक. या फिर किसी लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व करो और जो विलयन बने वो सॉलिड बने. या फिर किसी गैस को सॉलिड में डिसॉल्व करो और जो विलयन बने वो सॉलिड ही बने. ये 3 कंडीशन हो सकते हैं. तो जैसे सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं, ये जैसे कि कॉपर को जिंक में घोल दें, मतलब एक धातु को दूसरे धातु में घोल दे तो क्या बनता है, एलॉय बनता है, मिश्र धातु बनता है. वो भी एक प्रकार का विलयन है, ठोस अवस्था में रहता है ना. तो वो एग्जाम्पल हो गया. फिर दूसरा है सॉलिड को सॉलिड में क्या घोलना है, लिक्विड घोलना है. तो जब सॉलिड में लिक्विड घोलेंगे, मतलब सॉलिड यहाँ पे सॉल्वेंट है ना, हर केस में सॉलिड सॉल्वेंट है, और इधर वाले जो है ये सॉल्यूट ले रही हूँ, विलेय ले रही हूँ, इधर वाला विलायक है. सॉलिड में घोल रहे हैं और घोल क्या रहा है, पहले में सॉलिड, दूसरे में लिक्विड और तीसरे में गैस. तो जब लिक्विड घोलेंगे सॉलिड में, जैसे कि हम लोग मरकरी को घोल दें सोडियम में, तो सोडियम अमलगम तैयार हो जाता है. सोडियम अमलगम, तो वो हो जाएगा सॉलिड ही रहता है. ये भी ना सॉलिड विलयन ही बनता है, लेकिन दोनों को घोले हैं, मरकरी सोडियम में डिसॉल्व होता है, तो ये सॉलिड सॉल्यूशन ही बनता है. फिर है गैस को सॉलिड में घोलो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोल दो, वाटर में घोल दो, तो क्या, सॉरी वाटर में नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं, कोई और गैस ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं. हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम में या प्लेटिनम में किसी धातु के ऊपर चिपक जाता है हाइड्रोजन गैस. यहाँ पे क्या एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, गैस में हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहे हैं ना. ठीक है. और किसमें घोलना है, किसी धातु में, जैसे प्लेटिनम या पैलेडियम, इन सब धातु में घोलेंगे तो हाइड्रोजन क्या होता है, उस धातु के सरफेस पे चिपक जाता है, और चिपक जाता है तो वो भी क्या कहलाएगा, विलयन ही कहलाएगा. ठीक. तो एक नया विलयन ये बना, कैसा बनेगा, ये भी सॉलिड बनेगा, है ना. नेक्स्ट दूसरा सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन ले लेते हैं. अब लिक्विड सॉल्यूशन लेंगे तो हर बार जो विलायक है वो क्या होगा, लिक्विड. तो यहाँ हर जगह लिक्विड ले लेते हैं.
सारे विलायक लिक्विड, और बारी बारी से क्या घोलेंगे, एक बार सॉलिड, एक बार लिक्विड और एक बार गैस। लिक्विड में सॉलिड घोलेंगे, लिक्विड में लिक्विड घोलेंगे और लिक्विड में गैस घोलेंगे। हर बार विलियन कैसा बनेगा, लिक्विड, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन का, मतलब जो विलियन बनना है वो लिक्विड फॉर्म में ही बनेगा, है ना, हर बार। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, यहाँ पे भी लिक्विड और यहाँ पे भी लिक्विड। तो देखो फॉर एग्जांपल हम लोग क्या सॉलिड ले लें, नमक ले लें, चीनी ले लें, जो भी ले सकते हैं आप, NaCl, और लिक्विड के रूप में ले लो पानी। तो जो विलियन बनेगा नमक का, सॉल्ट वाटर बनेगा, वो कैसा होगा, लिक्विड बनेगा। अब लिक्विड लेना है तो यहाँ पे अल्कोहल ले लो और उसके साथ क्या ले लो, वाटर। अल्कोहल यहाँ पे विलेय और वाटर यहाँ पे विलायक, जो विलियन बना वो भी लिक्विड फॉर्म में बनेगा। गैस, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं यहाँ पे, और लिक्विड के रूप में क्या ले सकते हैं, वाटर। तो सोडा वाटर बन जाएगा, सोडा वाटर। ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग कौन सा सॉल्यूशन ले सकते हैं, गैस। मतलब कि हर बार जो सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म में बनेगा, गैस के फॉर्म में। और हर बार सॉल्वेंट क्या यूज होगा, गैसियस, कोई ना कोई गैस ही सॉल्वेंट के रूप में यहाँ पे काम करेगी। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सॉलिड के रूप में ले लेती हूँ, क्या ले सकते हैं हम लोग, आयोडीन ले लेते हैं। ठीक है, और गैस, एयर में आयोडीन है, क्योंकि आयोडीन ठोस सॉलिड स्टेट में रहता है, और एयर पे उसको अगर डिसॉल्व करोगे तो ये ठोस है और एयर गैस है, तो आयोडीन इन एयर, उसका वेपर, आयोडीन का वेपर बन जाता है उसमें ना। फिर लिक्विड के रूप में हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे नमी, जो H2O पानी ले लो, वो हवा में है ना, नमी है ना, तो ह्यूमिडिटी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि पानी किसमें घुला हुआ है, हवा में, है ना। पानी की मात्रा कम है, हवा की मात्रा ज्यादा है, तो पानी हवा में घुला है, यानी पानी विलेय है और हवा विलायक है। फिर गैस में, गैस तो सब जान रहे हो, जैसे नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन, हवा, जो पूरी हवा है वो तो मिश्रण ही है ना, कई प्रकार की गैसें आपस में घुली हुई हैं। ठीक है, या यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दो, क्योंकि ऑक्सीजन कम मात्रा में है और नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में है। क्लियर है, तो ये हो गया गैस सॉल्यूशन। तो 3 टाइप के, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। हम लोग को मुख्य रूप से लिक्विड सॉल्यूशन ही पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो ये तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे था, अब हम लोग देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि विलयन की सांद्रता के हिसाब से हम लोग देखेंगे। जैसे आप लोग सुने होंगे तनु विलयन, सांद्र विलयन, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीन प्रकार के। ठीक, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जो सैचुरेट, संतृप्त, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, और ये अति संतृप्त विलयन। ये संतृप्त, असंतृप्त विलयन, ये संतृप्त विलयन, और ये अति संतृप्त विलयन। तो तीनों को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन मतलब कि सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड कब कहलाएगा, व्हेन इट कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट। अ सॉल्यूशन इज unsaturated if it can dissolve more solute at the same pressure and temperature। मतलब कि इट कंटेन
lesser solute, lesser amount of solute than it can dissolve. मतलब ये जितना घोल सकता था उससे कम अमाउंट में इसमें क्या है, देन इट कैन डिजोल्व ना, उतने कम अमाउंट में अगर सॉलिड जितना विलेय ये घोल सकता था विलायक अपने अंदर उतना ना घोल करके हम लोग अगर कम मात्रा में घोलेंगे तो वो क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन. मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि विलयन कैसा है, असंतृप्त है. मतलब इसमें और सॉल्यूट डाला जा सकता था और घोला जा सकता था, मगर इसमें और सॉल्यूट नहीं है, कम सॉल्यूट है. जितना हम लोग इस पे उसी टेम्परेचर और उसी प्रेशर पे बिना इसको गर्म किए, जैसे नमक ले लिया आप लोगों ने और नमक में आप अभी और जैसे हम अगर कोई विलयन ले लिए नमक और नमक पे हम लोग और नमक घोल सकते हैं बिना पानी को गर्म किए, लेकिन हम लोग नहीं घोले तो वो विलयन क्या कहलाएगा, असंतृप्त कहलाएगा. ठीक है. दूसरा क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहेंगे, जैसे अनसैचुरेटेड था कि उसमें क्या था, कम अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट था, पर इसमें अच्छे खासे अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे. विच या ये कह सकते हैं कि जिसमें हम लोग और ज्यादा सॉल्यूट अब डिजोल्व नहीं कर सकते. अ सॉल्यूशन इन विच a solution which can dissolve no more of the solute at the same pressure and temperature. उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे, जैसे ये विलयन है और विलयन में हमने ग्लूकोज घोल दिया. ठीक है. विलयन को थोड़ा और गर्म करके भी इसमें हम लोग ग्लूकोज खोल दिए, मान लेते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किए. अब इस 60 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है. अब ना तो प्रेशर बढ़ाना है ना तो टेम्परेचर बढ़ाना है, इसमें और सॉल्यूट डालने की कोशिश करें और सॉल्यूट ना घुले, तब हम लोग इस विलयन को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे. जितना विलय घुल गया विलायक में उतना ही, उससे ज्यादा अब और नहीं घुल रहा है. ये नहीं कि अब टेम्परेचर बढ़ा दो ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर घुलेगा. टेम्परेचर और प्रेशर नहीं बढ़ाना है. बिना टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाए और विलय अगर डाल रहे हैं और ये अगर नहीं घुल रहा है तो ये जो विलयन है ये सैचुरेटेड कहलाएगा. इसमें ज्यादा नंबर में इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो विलय और विलायक होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो विलय के कण होते हैं या जो सॉल्यूट होते हैं उसकी संख्या ज्यादा होती है. अनसैचुरेटेड में हम लोग बोले थे बहुत कम होती है, पर यहाँ पे अच्छी खासी होती है ना, ज्यादा होती है. एक्सेस अमाउंट में विलय होते हैं या एक्सेस अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं, ऐसा कह सकते हो. और यही उस विलयन की विलेयता भी कहलाती है. यही क्या कहलाएगा, जितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ घुल गए और घुल करके जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिए, तो वही क्या कहलाएगा, विलेयता भी कहलाएगी. हम लोग क्या कह सकते हैं कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये जो सॉल्यूट का जो अमाउंट है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in saturated solution, present in any saturated solution is called solubility of that solute. मतलब कि ये जो solute मान लेते हैं ये NaCl है, तो अब ये NaCl का यहाँ पे 10 ग्राम घुला, अब 10 ग्राम से ज्यादा घोल रहे हैं तो घुल नहीं रहा है. तो ये जो 10 ग्राम 1 लीटर पानी लिए थे और 10 ग्राम घुला, तो 10 ग्राम जो 1 लीटर पानी में घुला है यही NaCl की विलेयता कहलाएगी. फिर जितना सैचुरेटेड सॉल्यूशन में घुलता है बिना प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ाए, उतने ही उस पदार्थ की विलेयता भी कहलाती है. ठीक है. तो ये दूसरा था सैचुरेटेड सॉल्यूशन. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन.
नेक्स्ट तीसरा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने बताया था ना, उसी में फिर कॉन्सेंट्रेटेड और डायलूट भी आ जाता है, लेकिन वो उतना जानने की जरूरत नहीं है। तीसरा हम लोग सीधे देखते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो, पहले हम लोगों ने बताया कि पानी में थोड़े कम कण होंगे, मतलब सॉरी विलायक में थोड़े कम विलेय होंगे तो उसको अनसैचुरेटेड कहेंगे, ठीक है। और अगर विलायक में मतलब इतने विलेय होंगे कि और विलेय डाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे विलायक में इतने विलेय होंगे, इतने ज्यादा विलेय होंगे कि अब अगर और विलेय डालना चाहें तो ये नहीं डाल सकता। ये सैचुरेटेड था, ये अनसैचुरेटेड था। अब सुपर सैचुरेटेड आ गया, तो सुपर सैचुरेटेड में ये होगा कि विलायक में जितना डाल सकते थे उतना तो डाले, फिर उसके बाद उसमें और डालते गए, बहुत ज्यादा डालते गए, खूब सारा, तो वो क्या बन गया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि इफ अ सॉल्यूशन कंटेन्स मोर डिसॉल्व्ड सॉल्यूट देन इट शुड बी, इफ अ सॉल्यूशन contains more dissolved solute then it should be at a particular temperature and pressure। यहां पे लिख दे रही हूं मैं temperature and pressure, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे जितना विलेय इसमें घुल सकता था उससे भी ज्यादा अगर घोल दिए तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड कहलाएगा। मतलब इतना ही घुल सकता था ना, इसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी कह रहे थे, एक विलेय की इतनी ही सॉल्युबिलिटी थी जो भी विलेय यहाँ लिए थे उसकी, लेकिन हम लोग क्या किए, सॉल्युबिलिटी से भी ज्यादा घोल दिए, मोर देन द सॉल्युबिलिटी, वी हैव एडेड द सॉल्यूट मोर देन इट्स सॉल्युबिलिटी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये तीन प्रकार के थे सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तो सॉल्यूशन बाइनरी कंपोनेंट है, उसमें एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। आज की क्लास में हम लोगों ने इतना ही देखा, सॉल्यूट में क्या था जो लेसर अमाउंट में है और सॉल्वेंट में क्या था जो हायर अमाउंट में है। फिर सॉल्यूट का अलग भी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर फिजिकल स्टेट अलग अलग हो तो कैसे जज करना है। उसके बाद दो टाइप से हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, एक फिजिकल स्टेट के बेसिस पे लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन, और फिर एक कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज की क्लास में अभी हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने आज की क्लास में जो देखा है लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, जो हम लोगों ने आज तीन प्रकार के सॉल्यूशन पढ़े थे, सॉलिड सॉल्यूशन जो सॉलिड फॉर्म में बनेगा ना, फिर लिक्विड सॉल्यूशन जो लिक्विड फॉर्म में बनेगा, और गैस सॉल्यूशन जो गैसलेस फॉर्म में बनेगा। कल हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे सॉलिड सॉल्यूशन तो नहीं पढ़ने की जरूरत है, हम लोग को यही मेन पढ़ना है, लेकिन सॉलिड सॉल्यूशन जैसे दो प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग कल बस एक बार नाम देख लेंगे इसका, दो टाइप के क्या होते हैं। फिर लिक्विड सॉल्यूशन ये तीन प्रकार के होते हैं, मिजिबल, कंप्लीटली मिजिबल, पार्शियली मिजिबल, और फिर गैस सॉल्यूशन और उससे रिलेटेड कुछ अगर कोई लॉ है तो उससे रिलेटेड कोई लॉ या फिर उसको फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे। जैसे लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोगों को मेन रूप से क्या पढ़ना है, सॉलिड अगर लिक्विड में घुला है, ये वाला को मुख्य रूप से पढ़ना है। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ कि इसके कौन कौन से फैक्टर इसमें अफेक्ट करते हैं उसको थोड़ा सा देखेंगे। फिर गैस सॉल्यूशन में हेनरी का एक नियम आएगा, हेनरीज लॉ, उसको थोड़ा सा देखेंगे। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट था सॉल्यूशन चैप्टर का कवर हो जाएगा। फिर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। क्लियर है? आज की क्लास में इतने ही देखते हैं। थैंक यू।